नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, आज हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ के आसपास हो गई है। जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मकान की ज़रूरत हर इंसान को बढ़ती जा रही है। हर इंसान रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है और जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या में मकान खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना अब और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एक तो प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई है कि इंसान पूरी ज़िंदगी की कमाई खर्चने के बाद में मकान ले ले तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई मकान खरीदने में ही इंसान आज की डेट में लगा देता है और दुख तब लगता है जब हम अपने जीवन की पूरी कमाई मकान में लगा दें और उस मकान में आने के बाद हमारा काम धंधा ठप पड़ जाए, रोग बीमारियां हमें घेर लें और कष्ट पे कष्ट हमारे ऊपर आने शुरू हो जाए। तब हमें लगता है कि हमने ये मकान लेकर शायद कुछ गलती की है। मकान जब से लिया है, जब से इस घर में आए हैं, तब से परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। घर में आए हैं, कोर्ट केस भी बढ़ गए, काम कारोबार ठप हो गया, बच्चे बीमार रहने लगे और कई लोगों ने जो मकान लिए हैं, मकान में आने के बाद से उनके अपने बच्चों की उम्र शादी की निकल चुकी है, शादी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें तब होती हैं जब हम वास्तु के नियमों के विरुद्ध कोई मकान बना लें या ऐसा मकान खरीद लें जो वास्तु के नियमों के परखच्चे उड़ाता हो, वास्तु के नियमों के विरुद्ध बना हुआ हो। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मकान बनाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस चीज़ की पूरी जानकारी दी गई है। वास्तु शास्त्र जो है वो हमें एक उत्तम मकान बनाने की शिक्षा देता है। एक ऐसा मकान बनाने की हमें शिक्षा देता है जिसमें हम रहकर घर की तरक्की कर सकते हैं और उस घर में रहकर अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को खुशी दे सकते हैं। दोस्तों, मकान में दिशा का बहुत बड़ा महत्व है। वास्तु जो नियम हैं ये दिशाओं पर आधारित हैं। 4 दिशाएं हैं और 4 ही विदिशाएं हैं और इसमें भी 2 अलग से दिशाएं हैं, यानी 10 दिशाएं यहां पे कही गई हैं। 10 दिशाओं का हमें वास्तु में ध्यान रखना होता है। जब वास्तु के नियमों के विरुद्ध मकान बनते हैं तो उसमें तरह तरह की परेशानियां हमें भुगतनी पड़ जाती हैं। 4 दिशाएं कौन सी हैं ये तो बिल्कुल पता है, सभी को पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन इनके अलावा भी दिशाएं हैं, जैसे उत्तर और पूरब का जो कॉर्नर है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं या ईशान कोण कहते हैं। इसी प्रकार पूरब और दक्षिण का कॉर्नर है जिसको हम आग्नेय कोण कहते हैं। ऐसे ही दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर है जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। ऐसे ही वायु कोण है जो उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर है। अब ये सारी दिशाएं जो हैं, जिसमें 2 दिशाएं मैं आपको बताना भूल गया, 2 दिशाएं और मैं आपको बता दूं, आकाश और पृथ्वी, आकाश और पताल, ये 2 दिशाएं और हैं। ब्रह्म स्थान एक सेंटर पॉइंट होता है जहां पे 2 लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, वह ब्रह्म स्थान है, और एक आकाश ऊपर। अब बात यहां पर आती है कि यदि
हम इन दिशाओं के विरुद्ध, क्योंकि हर दिशा किसी एक एलिमेंट को दर्शाती है, एक तत्व को बताती है। जैसे अग्नि कोण अग्नि का वास बताती है, वहां पे ईशान कोण जल का स्थान है, ऐसे ही वायु कोण वायु का स्थान है। तो सभी दिशाएं जो हैं अपने अपने तत्व को बताती हैं यहाँ पे, जिसमें दक्षिण पश्चिमी जो कॉर्नर है उसको दैत्य कोण कहा गया है, ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट को कहा गया है और दक्षिण पश्चिम को दैत्य कोण कहा गया है। तो इनको ध्यान में रखकर हम मकान बनाते हैं, वास्तु के नियमों पर बनाते हैं। और जब इन नियमों को नज़रअंदाज किया जाता है तो उसकी परेशानी भी उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं उनको भुगतनी पड़ती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूं जिसका आपने मकान बनाते हुए या मकान खरीदते हुए जरूर ध्यान रखना है। और अगर इन बातों को आप ध्यान में रखकर मकान खरीदेंगे या मकान बनाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप उस मकान में रहकर खुशियां प्राप्त करेंगे, दिन प्रतिदिन तरक्की हासिल करेंगे और आपके रास्तों के जो रोड़े थे वो अपने आप खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। आपको एक और जानकारी मैं दे दूं, जब हमारी कुंडली में ग्रह खराब हो और मकान भी वैसा ही बना लिया जाए जैसे कि हमारी कुंडली में ग्रह हैं, तो उस ग्रह का फल 2 गुना बुरा हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर नॉर्थ ईस्ट में फ्लश बना ली जाए, लैट्रिन बना ली जाए और जन्म कुंडली में चौथे भाव में राहु बैठे हुए हों चंद्र के स्थान में, तो अब राहु का जो चौथे खाने में प्रभाव था वो 4 गुना और बढ़ जाएगा और बुरा प्रभाव हो जाएगा। इसलिए जन्म कुंडली में ग्रहों का फल अगर अशुभ है तो हमारा वास्तु अगर गलत हो जाए तो उस अशुभ प्रभाव को कई गुना और भी बढ़ा देगा। तो चलिए आज हम जानते हैं मकान लेते हुए, मकान बनाते हुए किन सावधानियों का हम ध्यान रखें। और ये लाल किताब की खबरदारी समझिए इसको। पहली सावधानी क्या है, जब भी आप मकान लें या बनाएं तो ध्यान रखें आपका मकान साउथ फेसिंग ना हो। साउथ फेसिंग का मतलब है कि जब आप अपने दरवाजे से बाहर निकलें, मेन गेट से बाहर निकलें, तो आपका मुख दक्षिण की तरफ ना हो। दक्षिण के द्वार वाला जो मकान होता है वह बहुत ही निकृष्ट श्रेणी का मकान कहा गया है। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा यम का स्थान कहा गया। यम की दिशा है दक्षिण, यमराज की दिशा। जो हर चीज उस घर में, जो दक्षिण मुखी मकान है, उस घर की हर चीज को खाने के लिए आतुर है। यम, यम शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है खाने के लिए आतुर। तो दक्षिण का जो द्वार अगर आपके मकान का है तो आपके घर की जो सुख संपत्ति है उसको दक्षिण दिशा निगल जाएगी। घर में धन दौलत टिकेगी नहीं, बीमारियों का बसेरा रहेगा और अगर घर में लड़के या लड़कियां हैं तो उनका विवाह बहुत देरी के बाद होगा। कई बार तो होता यह है कि विवाह होता ही नहीं है, 45 साल एज हो गई है लड़कों की, विवाह हुआ ही नहीं साउथ फेसी में। अगर विवाह हो भी जाए तो दक्षिण मुखी मकान में स्त्रियां सुख नहीं पाती हैं। स्त्रियों के लिए बहुत ही बुरा मकान कहा गया है दक्षिण मुखी। दक्षिण मुखी मकान में जो भी स्त्रियां रहती हैं वो बीमारियों से जूझती रहती हैं, हमेशा ही कोई ना कोई बीमारी उन्हें लगी रहती है। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखें, आप उन सारे घरों को देखें जो दक्षिण मुखी हैं, आप पाएंगे उस सारे घरों में स्त्रियों की सेहत खराब है। लाल किताब में तो यहां तक कहा गया है कि दक्षिण का मकान रंडुओं के रहने की जगह होती है, जहां पे गृहस्थ आदमी नहीं रह सकता है। विवाहित पुरुष ऐसे घरों में नहीं रहते हैं और अगर रहते हैं तो वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं। और अगर हमारे ग्रह भी अशुभ हो, 8वें भाव में राहु बैठ जाएं, 8वें भाव में मंगल आकर बैठ जाएं, 3रे भाव में शनि आ जाएं, मंगल आ जाएं,
राहु आ जाए, तो ये दक्षिण का मकान मृत्यु तक देने वाला होता है। तो दक्षिण मुखी मकान कदापि ना लिया जाए। दक्षिण मुखी मकान अगर आपने ले लिया है तो उसका भेद करवाएं, उसका उपाय जरूर करवाएं। पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि दक्षिण मुखी मकान आप 99% कोशिश करें कि ना लें। दक्षिण मुखी मकान अगर आपने ले लिया है तो आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा, आपके घर के सदस्यों की सेहत खराब रहेगी, आपके घर का जो कामकाज जो बढ़िया चल रहा था वो कामकाज बंद हो जाएगा, लड़कों की लड़कियों की शादी टाइम से नहीं होगी, स्त्रियों की सेहत यहाँ पे खराब रहेगी। तो दक्षिण मुखी मकान आपने नहीं लेना है, पहला नियम तो यही है। दूसरा नियम क्या है, आपने ऐसा मकान फ्री में भी नहीं लेना है जहां पे नॉर्थ ईस्ट में फ्लस बनी हुई हो, यानी उत्तर पूर्व का जो कॉर्नर है उस कॉर्नर में फ्लस बिल्कुल भी ना बनी हो, वहां पे गटर ना बना हुआ हो। अगर नॉर्थ ईस्ट में फ्लस बनी हुई है या गटर बना हुआ है तो आपका ईशान कोण खराब हो जाएगा, जो ईश्वर का स्थान है। उत्तर पूर्व कॉर्नर जो है मंदिर की जगह हुआ करती है। घर में मंदिर अगर ऐसी जगह पे बना दिया जाए या वहां पे एक पानी की टोटी लगा दी जाए, जल का स्थान वहां पे रखा जाए, वहां पे बोर कर दिया जाए, पानी का निकास, पानी का जो उद्गम वहां से हो नॉर्थ ईस्ट से, तो बहुत उत्तम रहता है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने फ्लस बना दी है, लैट्रिन बना दी है, गटर बना दिया है, तो आप समझ लें कि जो परमात्मा आपके साथ था उस परमात्मा ने आपका हाथ छोड़ दिया। अब आप खुद ही अपने जीवन को देखें। परमात्मा की जो कृपा आप पे होने वाली थी वो कृपा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक पैर पे खड़े होकर भी अगर आप तपस्या करें तो उस तपस्या का रिजल्ट 0 होगा। पूजा पाठ सुबह शाम करते रहें, सुबह शाम घर में ज्योत जलाते रहें, 1 रुपए का भी फायदा आपको उस घर में नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा नुकसान जो मैं आपको बताने वाला हूं, सुन के हैरान रह जाएंगे आप। मैंने बहुत सारे घरों का मुआयना किया, बहुत सारे घरों को देखा, मैंने वास्तु देखा, और मैंने पाया कि जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट में फ्लस बनी हुई थी उस घर के मुखिया 40 के बाद मुश्किल ही बचे हैं, यानी 40 साल 45 साल की एज में ही वो दुनिया को छोड़कर चले गए। और अगर किसी ने उम्र थोड़ी सी भुगत भी ली है ज्यादा, तो वो वैसे ही वहां पे उस घर में परेशानी रहे, तंग हालत में रहे। नॉर्थ ईस्ट में अगर फ्लस बन जाए तो घर के मुखिया को ब्रेन हैमरेज यानी दिमाग की नस का फट जाना या हार्ट अटैक या पैरालिसिस, इन 3 बीमारियों से ही मृत्यु की प्राप्ति होती है। ऐसे घर का जो मुखिया है वो या तो हार्ट अटैक से मरेगा या ब्रेन हैमरेज से मरेगा या पैरालिसिस होकर, उसका भी संबंध जो दिमाग से ही है। अगर लकवा मर जाए, पूरा शरीर अगर निष्क्रिय हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि उनके ब्रेन में कोई जो नस थी वो दब गई या फट गई, ब्रेन हैमरेज हो गया, जिससे लकवा या पैरालिसिस हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर फ्लस बनी हुई है या गटर बना हुआ है, ऐसे घर को तुरंत छोड़ दें। और अगर आप उसके इलाज की बात करें वास्तु में, तो कोई इलाज वास्तु में उसका नहीं है सिवाय ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, यानी वो जो लैट्रिन सीट वहां पे लगी हुई है, जो लैट्रिन बनाई है, जो गटर बनाया है, उसको वहां से हटाना पड़ेगा और तकरीबन 7 फीट मिट्टी वहां की निकालनी होगी उस एरिया की जहां पे आपने लैट्रिन बनाई हुई है या गटर बनाया हुआ है। 7 फीट वहां से मिट्टी निकालेंगे और नई मिट्टी वहां डाल के वहां पे प्लस्तर करा के लगातार 40-41 दिन वहां पे गंगा जल का छींटा मारेंगे, तब जाके वहां पे जो अशुभ प्रभाव पहले से लैट्रिन सीट का रहा है या गटर का रहा है वो तब जाके दूर होगा, तब वहां पे शुद्धि होगी और तभी आप वहां पे मंदिर बना सकते हैं या और अन्य कार्य कर सकते हैं। और वो भी 40 दिन 41 दिन के बाद उसका जो अशुभ प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में फ्लस बिल्कुल ना बनी हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात, कभी ऐसा मकान ना लें जो आगे से चौड़ा और पीछे से संकरा हो, चौड़ाई कम हो। उदाहरण के तौर पे आगे से जो फ्रंट है वो है 22 फुट और पीछे से जो है वो है 20 फुट। पीछे की दीवार जो है वो 20 फुट है और आगे का जो चौड़ाई है वो 22 फुट है। तो ऐसा मकान शेरमुहा मकान कहलाता है। शेरमुहे मकान में धन दौलत
नहीं टिका करती है। पैसा उजड़ता रहता है, जितना भी पैसा घर में आएगा उसका पता नहीं लगेगा वो कहां गया। घर आबाद नहीं होता, ऐसा बर्बादी रहता है। पैसा दवाइयों में खर्च होता है, कोर्ट कचहरी के झगड़ों में खर्च होता है, या और इधर उधर के फालतू के खर्चों में जाता है। घर जो है वो कभी भी संपन्न नहीं देखा गया जो शेरमुहा था। हाँ, अगर शेरमुही जगह है तो उसको आप गोदाम बना सकते हैं, कोई दुकान बना सकते हैं। वहाँ पे दुकान अगर वहाँ पे बनाते हैं, कोई स्टोर बना के आप वहाँ पे बिजनेस कोई करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा शेरमुहा मकान। लेकिन अगर आप उस मकान को रहने के लिए यूज करते हैं तो वो पूरी तरह से बर्बादी देने वाला होगा, किसी भी तरह से आपको फायदा नहीं देगा। तो याद रहे, शेरमुहा मकान आपने नहीं खरीदना है। चौथी बात, एक तो आपने कॉर्नर का मकान नहीं लेना है। कॉर्नर का मकान यानी गली में मुड़ते हुए बिल्कुल कोने का जो मकान। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ तो 2 साइड ओपन होता है, बहुत बढ़िया होता है, दोनों तरफ से दरवाजे बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, वो आप व्यवहारिक तौर से अगर आप देखें तो हो सकता है आपके लिए अच्छा हो कि दोनों तरफ से दरवाजे हैं। लेकिन कॉर्नर का मकान अशुभ रहता है। अगर आपकी कुंडली में शनि भी 6, 8वें भाव में बैठे हुए हैं तो कॉर्नर का मकान और भी बुरे फल देने वाला होगा, आपके लिए एकदम से प्रॉब्लम डालने वाला होगा। नेगेटिविटी तुरंत प्रवेश कर जाएगी ऐसे घर में। तो कॉर्नर का मकान आपने नहीं लेना है। फिर टक्कर का मकान आपने नहीं लेना है। टक्कर का मकान का मतलब होता है कि गली में बिल्कुल सामने वाला मकान, गली का जहां पे अंत हुआ बिल्कुल सामने का मकान जो है आपका है। अब किसी भी दिशा की जो हवाएं आएंगी वो सीधा आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगी। घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो उस हवा में नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सकती है। ऐसे मकान में जो बंद गली का मकान हो और टक्कर का मकान हो, उसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत आसानी से प्रवेश कर जाती है और ऐसे घर में बीमारियों का बसेरा रहता है, काम कारोबार में अड़चनें आती रहती हैं और तरह तरह के नुकसान ऐसे घर में भुगतने पड़ते हैं। बंद गली का लास्ट वाला मकान ना हो, यह भी ध्यान रखें। बंद गली है, शुरू के मकान हो सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन बंद गली का आखिरी का मकान या टक्कर का मकान वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अगर आपका मकान टी पॉइंट पर बना हुआ है, जहां पे कोई सड़क आके खत्म होती है और दोनों तरफ को रास्ता बन जाता है, टी पॉइंट का अगर मकान है जिसमें सामने की सड़क आपको नजर आती है, बिल्कुल घर के सामने सड़क नजर आती है, तो ये टी पॉइंट वाला मकान भी नेगेटिव एनर्जी को ग्रहण करने वाला होगा। ऐसे ही चलती फिरती नेगेटिव एनर्जी भी घर के अंदर प्रवेश कर जाएगी और आपको बीमारियां, आपको कष्ट देती रहेगी। तो टी पॉइंट का मकान, बंद गली का मकान, कॉर्नर का मकान, ये मकान आपके नहीं होने चाहिए। इस तरह का मकान आपको नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, मेन गेट के अगर बिल्कुल बीच में गटर बना हुआ हो, आपका मेन गेट है और उसके गटर के बिल्कुल मेन गेट के बिल्कुल सामने अगर गटर बना हुआ हो तो ये भी अशुभता देने वाला होगा। मेन गेट के राइट में या लेफ्ट में लैट्रिन बनी हुई हो, एंट्रेंस में ही अगर लैट्रिन बनी हुई हो तो ये भी बड़े अशुभ फल की होती है। और अक्सर बड़े शहरों में मैंने देखा है कि जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो सीधे हाथ या उल्टे हाथ पे लैट्रिन बनी होती है या मेन गेट में गटर होता है। तो अगर राहु की उपस्थिति मेन गेट पर होगी, मेन गेट में एंट्रेंस पे ही अगर राहु बैठे होंगे तो उस घर में भी नेगेटिविटी अपने आप प्रवेश कर जाएगी और बहुत शीघ्रता से प्रवेश कर जाएगी, आसानी से प्रवेश कर जाएगी और उस घर में भी बीमारियां, कष्ट, खर्चे, कोर्ट केस, झगड़े, असमय मौत, एक्सीडेंट, इस तरह की वारदातें उस घर में होती रहेंगी। तो याद रहे, ऐसा मकान भी ना लें जिसके मेन गेट में सेंटर में ही गटर बना हुआ हो या लेफ्ट राइट में फ्लश बनी हुई हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। एक आप ऐसा भी मकान नहीं लेंगे जिसमें एंटर करते हुए, आप बाहर से जब एंटर करते हैं तो बिल्कुल सामने सीढ़ियां हो। सीढ़ियां घुमावदार हो तो चलेंगे, लेकिन अगर सामने की तरफ चढ़ती हुई सीढ़ियां हैं, आप सामने से अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आपको बिल्कुल सामने चढ़ती हुई सीढ़ियां नजर आए, तो ऐसा घर भी आपके लिए
उत्तम नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर से जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वो पॉजिटिव एनर्जी अंदर प्रवेश करेगी ही नहीं, वो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चली जाएगी और खत्म हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी का ही ये गेम है, एनर्जी की गेम है। इसमें वास्तु में एनर्जी से ही हम अपने घर की शुभता अशुभता को देखते हैं, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। फेंग शुई में भी इन्हीं चीजों को ध्यान में रखा गया। नेगेटिव एनर्जी नुकसान करेगी और पॉजिटिव एनर्जी फायदा देगी। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश ही ना करे और उसको सामने से सीढ़ियां मिल जाए तो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चली जाएगी। जिस प्रकार बिजली जब आसमान से गिरती है तो हम छत के ऊपर एक तड़ित चालक, एक लोहे की रॉड लगी होती है जो हम घर में सुरक्षा के लिए लगाते हैं। अब तड़ित चालक का काम क्या है? जो रॉड छत के ऊपर लगी हुई है जिसका एक सिरा जमीन में गया हुआ है, उसका काम होता है कि जैसे ही बिजली उस मकान पे गिरने वाली हो तो वो बिजली को खींचे और सीधा पाताल में पहुंचा दे, उसका कोई नुकसान ना हो। ऐसे ही अगर घर में सीढ़ियां बिल्कुल मेन गेट के सामने आ गई हैं तो एनर्जी जो घर के अंदर प्रवेश करना चाहेगी वो चाह के भी प्रवेश नहीं कर पाएगी, वो सीढ़ियों के रास्ते सीधी ऊपर चली जाएगी। तो ऐसा मकान बिल्कुल ना ले जिसमें गेट के बिल्कुल सामने सीढ़ियां हों। और ऐसा भी मकान नहीं लेना है कि आप गेट से बाहर निकलें और आपके बिल्कुल सामने सीढ़ियां हों। गेट से बाहर निकलते हुए आपके बिल्कुल घर के सामने सीढ़ियां हों ऊपर जाते हुए, ऐसा भी मकान नहीं लेना है। ऐसा मकान बिल्कुल ना लें जिसके गेट के बिल्कुल सामने खंबा है या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बिजली का खंबा है या ट्रांसफार्मर गेट के सामने है, ऐसा भी मकान नहीं लेना है। ऐसा मकान नहीं लेना है जिसके गेट के बिल्कुल सामने कोई अन्य गेट हो, किसी दूसरे आदमी का गेट हो। अब आप कहेंगे जी ऐसा तो मकान मिलना ही पॉसिबल नहीं है, हर मकान के सामने कोई ना कोई दरवाजा भी आएगा और हो सकता है हर मकान के सामने खंबा भी आए और यह भी हो सकता है हर मकान के सामने ट्रांसफार्मर भी आ जाए, किसी ना किसी मकान के सामने ट्रांसफार्मर आ जाए। तो इसका भेद किया जा सकता है। ऐसे मकान अक्सर मिलते हैं जिसके गेट के सामने गेट हो, क्योंकि अगर आप बड़े शहर में जाएंगे तो हर मकान के सामने दूसरे व्यक्ति का मकान होगा। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि आपका मकान किस दिशा का है। यदि आपका मकान उत्तर दिशा का है और आपके दरवाजे के सामने कोई दरवाजा है तब आपके लिए उत्तम रहेगा, फायदा करेगा। क्या फायदा करेगा? क्यों? आपका जो उत्तर मुखी मकान है वो सामने वाले के घर की जो भी खुशियां हैं, जो भी पॉजिटिव एनर्जी वो अपने घर के अंदर खींच लेगा। लेकिन यदि आपका दक्षिण मुखी मकान हुआ और आपके सामने किसी का दरवाजा हुआ तो आपके अंदर जितना भी धन, पैसा, ऐशो आराम जो भी है, जो पॉजिटिव एनर्जी वो सारी वो दूसरा घर खींच लेगा। तो दक्षिण मुखी जो मकान, अगर सामने किसी दूसरा मकान आ जाए, उसका दरवाजा आ जाए दक्षिण मुखी मकान के, तो वो सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है उत्तर मुखी मकान खींच जाएगा। तो याद रहे, ऐसा मकान ना खरीदें जिसके दरवाजे के सामने दरवाजा हो, खंबा हो या बिजली का ट्रांसफार्मर हो। अब अगर ऐसा है तो उसका एक उपाय होता है। सबसे पहले तो अपने मकान की दहलीज में जो गेट है उस पूरे गेट को चांदी की तार से कवर करें, चांदी की तार डलवाएं उसमें, उसको कवर करें। और अगर आपका दक्षिण मुखी मकान है या उत्तर मुखी मकान भी है और मकान के सामने कोई खंबा आ गया है या बिजली का कोई ट्रांसफार्मर आ गया है तो उसमें आप एक भगवा दर्पण अपने दरवाजे के गेट के ऊपर की तरफ लगा सकते हैं, ताकि उसमें बिंब जो है सामने का, खंबे का या ट्रांसफार्मर का नजर आए और वो उसको रिफ्लेक्ट करे। जिस प्रकार किसी शीशे पर रोशनी डलती है और वो रोशनी वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी प्रकार नेगेटिव एनर्जी उस गोल जो एक भगवा दर्पण हुआ करता है जिसमें एक गोल शीशा लगा होता है उत्तल दर्पण की तरह, उस पे एनर्जी टकराएगी नेगेटिव और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस चली जाएगी। खंबा या ट्रांसफार्मर उसमें नजर आएगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा एनर्जी को, वो एनर्जी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो भगवा दर्पण लगा सकते हैं। कुछ लोगों का साउथ फेसिंग मकान है। साउथ फेसिंग मकान का भी इलाज ये है कि एक तो चांदी की तार डाली जाए, जो दरवाजा है, दहलीज है जो आपकी मेन गेट की,
उसमें पूरे में चांदी की पदरी तार यानी फ्लैट तार आप उसमें डलवाएं। दूसरा आप क्या करेंगे, एक भगवा दर्पण अपने मेन गेट के ऊपर लगाएंगे ताकि सामने जाते हुए लोग सामने की जो वस्तुएं उस शीशे में दिखाई दें। तीसरी चीज, एक पायरा बैंड करके यंत्र मिलता है, आप हमारे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें पिरामिड होते हैं, 9 पिरामिड होते हैं, जिसका मुख नीचे की तरफ करते हुए चौखट पे लगा दिया जाता है। आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये किस तरह से कार्य करता है वो भी मैं बता दूं। जिस प्रकार आप किसी मॉल में जाते हैं, प्रवेश करते हैं या सिनेमा में जाते हैं, तो एक तेज हवा का झोंका हमें प्रवेश द्वार पे महसूस होता है, जिसको हम एयर कर्टन कहते हैं, जिसका कार्य होता है कि घर के अंदर की नेगेटिव ठंडी हवा वो गेट के बाहर ना जा पाए और बाहर की गर्म हवा अंदर ना प्रवेश करे। तो वो एयर कर्टन अंदर की ठंडी हवा को बाहर जाने से और बाहर की गर्म हवा को अंदर जाने से रोकता है। उसी प्रकार यह पिरामिड नेगेटिव एनर्जी को अंदर जाने से रोकता है और पॉजिटिव एनर्जी को अंदर से बाहर जाने के लिए रोकता है। अगर आप पायरा बैंड लगाते हैं तो आप अंदर बाहर हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अंदर बाहर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी ना तो अंदर प्रवेश करेगी ना पॉजिटिव एनर्जी अंदर से बाहर आएगी। तो ये एक बढ़िया उपाय है, आप करवा सकते हैं। दूसरा, साउथ फेसिंग मकान अगर बना हुआ है तो उसका जो मेन गेट है उसका कलर अगर आप लाल करवा दें तो भी आप उसके प्रभाव से बच सकते हैं, साउथ फेसिंग के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। मेन दरवाजा जो है, गेट है, उसके ऊपर आप 2 मंकी के स्टैच्यू लगा सकते हैं जो रिजक मांगते हुए इस तरह से बैठे हुए होते हैं, दोनों हाथ फैला के। आप 2 लाल मुंह वाले मंकी वहां पर रख सकते हैं, उससे भी आप बुरे प्रभाव से बच सकते हैं दक्षिण मुखी मकान के। तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो भेद कहां करना है, अगर आपके घर के सामने कोई दूसरा दरवाजा आ जाए, कोई खंबा आ जाए, कोई बिजली का ट्रांसफार्मर आ जाए, मकान के सामने कोई चलती ऊपर की तरफ जाती हुई सीढ़ियां आ जाए, तो वहां पे आप ये उपकरण यूज कर सकते हैं। भगवा दर्पण लगा सकते हैं, साथ में आप पायरा बैंड लगा सकते हैं, चांदी की तार डलवा सकते हैं। अपने मकान के अंदर त्रिकोणी संरचना के दरवाजे ना लगाए जाएं, त्रिकोण में आप दरवाजे ना लगाएं। कई जगह हमने देखा है कि टेढ़े दरवाजे लगे होते हैं, त्रिकोणे में दरवाजे लगे होते हैं। तो त्रिकोणे दरवाजे नहीं लगाने, त्रिकोणी खिड़कियां नहीं लगानी है। और ये भी ध्यान रखें कि घर में टेबल वगैरह जो है वो त्रिकोणी काट के ना लगाई गई, ट्रायंगल में कोई भी चीज घर के अंदर ना लगाई गई। ट्रायंगल में अक्सर देखने में आता है, ट्रायंगल में टेबल लगा हुआ है त्रिकोणी, तो त्रिकोण जो संरचना है उस तरह का कोई अंदर ना रखी जाए, ये भी ध्यान। एक ध्यान रखें, जो मकान आप बनाने जा रहे हैं या मकान खरीदने जा रहे हैं, तो आप पहले पता करें कि उस प्रॉपर्टी में कोई कुआं तो नहीं था, पहले कोई कुएं को छत कर मकान तो नहीं बनाया गया है। एक तो याद रखें, कुएं को छत कर बनाए गए मकान को आपने कदापि नहीं लेना है, कुएं को छत कर मकान नहीं बनाना है। अगर कुएं को छत कर मकान बनाया गया होगा तो ऐसे घर में घर के सदस्यों की संख्या घटती जाएगी, घर के लोग उसी कुएं में गिर के गर्क होते होंगे जो बंद पड़ा हुआ है, ऐसा महसूस होगा। मकान अगर आपका है और खुली जगह है तो घर में एक चीज का ध्यान रखें, अगर मंगल 8वें भाव में किसी की कुंडली में बैठा है तो घर के अंदर ऐसी भट्टी ना बनाई जाए जिसको समय समय पर खोल लिया जाता है। शादी विवाह के समय जमीन में खोद के भट्टी बना ली जाती है, उस पर खाना बनता है और कुछ समय बाद उस भट्टी को बंद कर दिया जाता है। फिर कोई प्रोग्राम आता है तो फिर भट्टी बना ली जाती है। तो ऐसी भट्टी भी ना बनाई जाए। पंजाब जैसे क्षेत्रों में अक्सर मैंने देखा है कि गांवों में एक लो चलाई जाती है, एक भट्टी बनाई जाती है, जमीन को खोद के एक भट्टी बनाते हैं जिसके ऊपर एक बड़ा सा तवा रखा जाता है और उस पर रोटियां बनाई जाती है, रुमाली रोटी जो है उस पर बनाई जाती है जमीनी भट्टी पर। तो अगर इस तरह की भट्टी घर में बनी हुई हो आपके और समय समय पर उसको भट्टी को खोल लिया जाता हो और बाद में मिट्टी उसको आट दी जाती हो और मंगल घर में मंगल खाना नंबर 8 वाला व्यक्ति अगर ऐसे घर में जन्म ले ले तो उस घर के लोग बारी बारी से
कष्ट भोगते होंगे, मृत्यु को प्राप्त करते होंगे, एक्सीडेंट के शिकार होते होंगे। तो अगर आपकी कुंडली में किसी का भी मंगल खाना नंबर 8 में है तो घर में गलती से भी ऐसी भट्टी ना बनाए जो जमीन में बनी हुई हो, जिसकी मिट्टी लाल हो चुकी हो, जल चुकी हो, और उस मिट्टी को समय बार बार खोदा जाता हो, भट्टी बनाई जाती हो और उस लाल मिट्टी को फिर से दफना दिया जाता हो। अगर ऐसी कोई भट्टी है तो उसकी सारी मिट्टी जो लाल हो चुकी है वहां से निकालें और उसको जल प्रवाह करें और नई मिट्टी डाल के उसको बराबर करें, और आगे से कभी भी भट्टी ना बनाई जाए। प्रॉपर्टी आप कोई खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, तो याद रखें ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदें जो संतानहीन व्यक्ति की हो। कोई ऐसी स्त्री रहती हो जो विधवा हो, विधवा से लेकर या संतानहीन व्यक्ति से लेकर मकान ना बनाया जाए या ना खरीदा जाए। फिर ऐसा मकान आपने नहीं खरीदना है जिस मकान में कोई लंबी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। कोई बहुत लंबी बीमारी चलती रही है और उसके बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, या अचानक किसी की एक्सीडेंट से या दुर्घटना से आत्महत्या करके या किसी का मर्डर ऐसे घर में हुआ हो, ऐसा मकान आपने नहीं लेना है। जिस घर में किसी का मर्डर कर दिया गया हो या किसी ने आत्महत्या कर ली हो, ऐसा मकान आपने नहीं खरीदना है। मकान खरीदते हुए ध्यान रखें, उस चीज़ की हिस्ट्री पता करें उस मकान की कि यहाँ पे किसी की डेथ कोई लंबी बीमारी से तो नहीं हुई है, या किसी का मर्डर तो नहीं हुआ है, या किसी ने आत्महत्या तो नहीं की है। तो ऐसा भी मकान आपने नहीं लेना है। एक आप ऐसा मकान कभी नहीं लेंगे जिस मकान की पिछली दीवार शमशान घाट से जुड़ी हुई हो, या उस गली के आसपास 7-7 घरों के आसपास कोई शमशान घाट हो। अगर घर के आसपास कोई शमशान घाट है या कोई कब्रिस्तान है तो ऐसा मकान भी आपने गलती से भी नहीं लेना है, क्योंकि शमशान घाट के आसपास नेगेटिव एनर्जियां होती हैं और वो आसपास के घरों को अपना शिकार बनाती हैं। मेरे खुद के प्रैक्टिकल हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे घरों का मुआयना किया है जो शमशान घाट के आसपास थे और उन घरों में मैंने नेगेटिव एनर्जियों को देखा है। हमारे पास में कई ऐसे तरीके हैं जिससे हम उस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि इस घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं कि उनको बुलाया भी जा सकता है, जो घर की चीज़ें हैं उनको हाजिर किया जा सकता है घर के लोगों के ऊपर। तो ऐसा महसूस किया गया है, देखा गया है कि जिन घरों के आसपास शमशान घाट था या कब्रिस्तान था, उन घरों में नेगेटिव एनर्जियों का वास था और घर के लोग बीमारियों से ग्रसित थे। एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारी, और बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। टेस्ट कराने हैं तो पता ही नहीं लग रहा है, बीमारी का कोई सामने नहीं आ रही है, बीमारी टेस्ट में कुछ पता नहीं चल रहा है और बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो ऐसे मकान ना खरीदें जिसके आसपास शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो। ऐसा भी मकान आपने नहीं खरीदना है जिसके पास कोई बरगद का पेड़ हो या कोई पीपल का पेड़ हो या कोई बेरी का पेड़ हो। अब आप लोग कहेंगे जी पीपल का पेड़ आपने इसलिए बोला है कि उसके ऊपर आत्माएं रहती हैं, ऐसा हमने पढ़ा है या सुना है। ये बात नहीं है। शास्त्रों में कहा जरूर गया है कि पीपल के पेड़ पे यक्ष और यक्षिणियां रहती हैं, और बात कुछ हद तक ठीक हो सकती है, क्योंकि पीपल एक ऐसा पेड़ होता है जो बहुत पवित्र कहा गया है, जिसपे जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। लेकिन इस बात को अगर आप नकार भी दें तो पीपल के पेड़ की एक बात आप नकार नहीं सकते, बड़ के पेड़ की एक बात नकार नहीं सकते कि इनकी जड़ें बहुत लंबी हुआ करती हैं। पीपल की जड़ इतनी लंबी होती है कि अगर आपके मकान में के पास में भी कोई पीपल का पेड़ आ जाए तो उसकी जड़ें बढ़ती हुई आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकती हैं, आपकी दीवारों में प्रवेश कर सकती हैं, और जैसे जैसे इसकी जड़ें बढ़ती हैं आपके मकान की दीवारों को फाड़ देंगी, तोड़ देंगी, और उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे आप। मैंने कई मकान ऐसे देखे हैं जिस मकान के छत पे या दीवार के साथ में कोई पीपल का छोटा सा पेड़ होगा और वो धीरे धीरे पेड़ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और पूरी दीवार को फाड़ के खड़ा हो गया। वो दीवार के अंदर ही पेड़ बन गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि पेड़ के अंदर दीवार है या दीवार के अंदर पेड़ है, तो ये चीज भी हो जाती है। तो पीपल का या बड़ का पेड़ अगर घर के पास है या बेरी का पेड़ है तो इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत लंबी होती हैं और मकान को हानि पहुंचाती हैं, मकान के जड़ों को, मकान की नींव को ये खराब करती हैं, खोखली करती हैं। तो ऐसा मकान ना लें जहाँ पे पीपल का पेड़ हो, बेरी का पेड़ हो या कोई बरगद का पेड़ हो। ध्यान रहे
मकान बना रहे हैं तो मकान में आग्नेय कोण में, जहां पे अग्नि का स्थान बताया गया है, कौन सा कोण? ईस्ट और साउथ। साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है, जो पूरब और दक्षिण का जो कॉर्नर होता है, उसको अग्नि कोण कहा गया है। अग्नि कोण में अगर घर के अंदर बाथरूम बना हुआ हो, यहां नल लगे हुए हो वहां पे, तो अग्नि और जल की वहां पे लड़ाई होती होगी। आग और पानी मित्र नहीं है। अगर अग्नि पे पानी डाल देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी और पानी भी जल जाएगा। पानी में अगर आग डालेंगे तो दोनों एक दूसरे के वैरी हैं। आग और पानी का वैर बताया गया। तो अगर ऐसे घर में जहां पे अग्नि कोण में बाथरूम बना हुआ हो या अग्नि कोण में नलका लगा हुआ, तो उस घर में भी बीमारियों का बसेरा रहेगा। घर में कलह कलेश 24 घंटे रहेंगे बिना किसी बात के। बिना किसी बात के घर में कलह कलेश हरदम रहेंगे। पति पत्नी सुखी जीवन व्यतीत कर ही नहीं सकते, उस घर में सुख से रह ही नहीं सकते। तो अग्नि कोण में पानी का प्रबंध ना किया गया हो, वहां पे कोई फ्लश ना बनाई हो, बाथरूम ना बनाया गया हो, टूटी ना लगाई गई हो, ये भी ध्यान रखें। घर के मुखिया के लिए सबसे उत्तम स्थान होता है दक्षिण पश्चिम का कमरा, मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम कौन सा होना चाहिए? दक्षिण पश्चिम का मकान, कमरा। दक्षिण पश्चिम का जो रूम है वो मास्टर बेडरूम होना चाहिए। घर का मुखिया अगर उस कमरे में रहता हो तो उस मुखिया की कमांड बाकी सभी लोगों पर होगी। मुखिया की बात सभी घर के सदस्य मानते होंगे। और अगर घर का मुखिया उस कमरे में ना रहे, उसका कमरा ही अलग हो, वायु कोण में बना दिया जाए या दूसरे पूरब में बना दिया जाए, तो ऐसे मुखिया की कोई बात सुनता ही नहीं होगा। मुखिया कुछ बोल रहा है, घर के सदस्य कुछ कर रहे हैं। घर का जो मुखिया है वो कमा कमा के अपना पैसा घर में लाके दे रहा है और घर के लोग उस पैसे को उजाड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और ना उसकी इज्जत रहेगी। तो अगर मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम में बनाया जाए तो वो बहुत ही उत्तम रहेगा घर के मुखिया के लिए। घर में कोई ऐसी कन्या है जिसकी शादी का समय हो गया है, शादी के उपयुक्त कोई कन्या है, तो उसके लिए सबसे उत्तम स्थान रहेगा वायु कोण। तो वायु कोण में कोई ऐसा कमरा आप देखें, बना सकते हैं जिसमें अविवाहित लड़की को रखा जाए या गेस्ट रूम बनाया जाए। अगर घर में गेस्ट आते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि गेस्ट कोई लंबे समय तक आपके घर में रहे, महीना महीना, डेढ़ महीना रहे। गेस्ट वही अच्छा लगता है कि 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, हफ्ते के लिए आया और चला गया। तो आप गेस्ट रूम वायु कोण में बना सकते हैं। अब इस बात को आप गलत मत लीजिएगा, क्योंकि अतिथि देवो भव बहुत अच्छी बात है। देव भव हम मानते हैं, देवता के तुल्य मानते हैं अतिथि को। लेकिन अतिथि अगर लंबे समय तक घर में टिक जाए तो वो अतिथि भी परेशानी देने वाला बन जाता है। तो वायु कोण में आप ऐसा कमरा रख सकते हैं जिसको गेस्ट रूम के रूप में प्रयोग किया जा सके। ऐसे में जो भी अतिथि आएगा वो थोड़े दिन रहेगा और चला जाएगा। लड़की को अगर आप वहां पर रखेंगे तो उसका भी विवाह जल्दी हो जाएगा। अगर वायु कोण में आपने ऑफिस बनाया या कोई दुकान बनाई हुई है तो उसमें भी जो सामान रखा होगा वो जल्दी जल्दी जो है खर्च होता रहेगा, यानी बिकता रहेगा। वायु कोण की दुकान अच्छी चला करती है। अगर आप दुकान बना रहे हैं तो दुकान भी वायु कोण में बना सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। एक आप ध्यान रखें, दक्षिण और पश्चिम में फर्श की गहराई ना हो। फर्श का जो ढलान है वो दक्षिण पश्चिम में ना हो। दक्षिण पश्चिम से उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर ढलान हो तो अति उत्तम। घर का पानी हमने अंदर डाला और वो सारा पानी इकट्ठा होके नॉर्थ ईस्ट में आ गया, बहुत उत्तम रहेगा। छत का ढलान भी अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो तो बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन अगर पानी दक्षिण में भरता हो, दक्षिण में गड्ढे हो, गहरा हो, तो ये भी बीमारियों का बसेरा घर में कर सकता है, बीमारियों का गढ़ बन जाएगा। तो ऐसा मकान ना लें जो पीछे की तरफ से गहरा हो। अगर गहरा है तो उसको देखें कि वो बराबर हो सकता है या ऊंचा हो सकता है वहां से, तो वो मकान लें, नहीं तो ना लें। दोस्तों, यदि किसी जातक के बुध छठे भाव में बैठा हुआ हो, अपनी कुंडली में देख लें, लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगर छठे खाने में बुध बैठे हुए हों और घर में कोई बेटी है
तो ऐसे जातक को उत्तर फेसिंग मकान नहीं लेना चाहिए। उत्तर की तरफ बाहर निकलते हुए उत्तर की तरफ अगर हमारा मुंह होता है तो ऐसा मकान ना लें यदि बुध छठे भाव में बैठे हो। यह भी ध्यान में रखें। अगर आपकी लग्न राशि कुंभ है या आपकी नाम राशि कुंभ है तो आप पूरब मुखी मकान ना लें, और यदि आपकी सिंह राशि है तो आपको पश्चिम मुखी मकान नहीं लेना चाहिए। ये दोनों ही विपरीत हैं। और कभी अगर ऐसा हो जाए कि पति तो कुंभ राशि के हैं, पत्नी सिंह राशि के हैं, या पति सिंह राशि के हैं, पत्नी कुंभ राशि के हैं, तब आपको उत्तर फेस का मकान दोनों के लिए शुभ रहेगा। क्योंकि अगर आप पूरब फेस का अगर मकान लेते हैं तो वो पत्नी के लिए ठीक नहीं रहेगा, और अगर आप पश्चिम मुखी लेते हैं तो पति के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो दोनों को संयुक्त ऐसा कौन सा मकान लेना चाहिए जो दोनों के लिए शुभ रहे, तो उसके लिए उत्तर दिशा जो है उत्तम रहेगी। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको जानकारी दी ये वास्तु पर आधारित, हमें कैसा मकान लेना चाहिए, मकान की दिशा कैसी होनी चाहिए, मकान में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, उस चीज पे आधारित थी। उम्मीद है आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या अपना वास्तु दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना वास्तु दिखा भी सकते हैं, ऑनलाइन भी अपना वास्तु दिखा सकते हैं, और अपनी जन्म कुंडली भी आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। लगन कुंडली, वर्ष कुंडली, गोचर कुंडली, चलित कुंडली, नवांश कुंडली, डिविजनल चार्ट वगैरह सब कुछ देखने के बाद, वैदिक ढंग से भी और लाल किताब के ढंग से भी, दोनों ढंग से देखने के बाद हम निचोड़ निकालते हैं कि कौन से उपाय इनके लिए शुभ रहेंगे, किस उपाय को करने से इनकी जिंदगी के जो कष्ट हैं वो दूर हो सकते हैं। तो आप कुंडली अगर दिखाना चाहते हैं, संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।